हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 9। बच्चों, जो इस हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये थोड़े लॉन्ग हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा पर्पस है आपको जो भी आंसर है उससे रिलेटेड आगे या पीछे दोनों से संबंधित हम पॉइंट्स दें। आप अपने आप उसको समझें, अपने खुद के वर्ड्स में इजी करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड याद करें, ये सिर्फ आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक। अब जो वेमर रिपब्लिक थी उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एट द हैंड्स ऑफ द अलाइड पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 1 लेड टू द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर विल्हेम II। इंपीरियल जर्मनी की जो अलाइड पावर्स थी, जो साथ में गठबंधन वाली पावर थी, वर्ल्ड वॉर 1 में उनके हाथों हार हुई। इसके कारण जो एम्परर विल्हेम II थे उनको अपना पद त्यागना पड़ा। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रीकास्ट द जर्मन पॉलिटी। और यहीं से जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उनको एक अवसर मिल गया, मौका मिल गया कि वो दोबारा से जर्मन पॉलिटी को रिकास्ट कर सकें। Thus, a national assembly met at the town of Weimar to form a republic with a democratic constitution and a federal structure. अब इसी के कारण जो नेशनल असेंबली थी वो वेमर के टाउन में मिली ताकि एक रिपब्लिक बना सके जिसमें एक लोकतांत्रिक संविधान हो और एक उनका फेडरल स्ट्रक्चर हो। But this newborn republic was not well received by its own people for the following reasons. अब ये जो उन्होंने नई रिपब्लिक बनाई तो, लेकिन जो उनके खुद के लोग थे उनके द्वारा इसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब उसके क्या कारण है वो देखते हैं। The Allied imposed a harsh and humiliating treaty at Versailles, which squarely placed the blame of starting the World War I on German soldiers. ये जो अलाइड थे इन्होंने क्या किया, एक जो संधि करी वर्सेल्स पे, उसमें बहुत ही उसको हम हार्श मानेंगे, बहुत ही अपमानजनक मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सारा ब्लेम था वर्ल्ड वॉर जर्मनी 1 जो हुआ उसका जो भी ब्लेम था वो सारा जर्मनी के सोल्जर्स पर डाल दिया। It was the Weimar Republic that signed the treaty, much to the displeasure of the German populace. और ये वेमर रिपब्लिक ही थे जिन्होंने इस संधि को साइन किया, जबकि जो जर्मन की पॉपुलेशन थी वो इससे क्या कहते हैं नाखुश थी। Germany lost all of its overseas colonies and a tenth of its population, along with 75% of its iron and 26% of its coal, to France, Poland, Denmark and Lithuania. जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, 1/10वां हिस्सा उनकी पॉपुलेशन का, इसके अलावा 75% उनका आयरन और 26% कोल जो है एक तरह से हार चुके थे वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हाथों में। The war guilt clause held Germany responsible for the war and the subsequent damage caused in the allied nations. ये जो वॉर का गिल्ट क्लॉज उन्होंने डाला, इसमें जर्मनी को मेन रिस्पॉन्सिबल माना गया वॉर के लिए, और जो भी कुछ डैमेज उनके अलाइड नेशंस के साथ हुआ सबका जिम्मेदार जर्मनी को माना गया। They were forced to pay the compensation of 6 billion pounds in total. Due to the loss of most of its revenue generating colonies, Germany was unable to repay the amount. इनको मजबूर किया गया कि 6 बिलियन पाउंड का जो है आप टोटल भुगतान हमें करेंगे, कंपनसेशन देंगे, लेकिन जितनी भी रेवेन्यू जनरेट करने वाली, इनकम जनरेट करने वाली कॉलोनीज थी, जर्मन ज्यादातर वो हार चुका था, इस वजह से वो उस अमाउंट को दोबारा रीपे नहीं कर पाया। Due to the failure to pay compensation, the Allied armies occupied the resource-rich Rhineland for a time. अब क्योंकि आपने जो है मुआवजा, जैसे कॉम्पनसेशन कहते हैं, वो नहीं दे पाए, इसलिए जो अलाइड आर्मीज थी उन्होंने इनका जो राइनलैंड जगह थी जो काफी ज्यादा रिसोर्स थी, संसाधन से उपलब्ध थी, उसमें बहुत ज्यादा भरमार थी, उसको जो है सब कुछ समय के लिए हथिया लिया। The Weimar Republic reacted to this by printing paper currency in large numbers to pay off the huge debt. अब जो वेमर रिपब्लिक थी उसने क्या किया, उसने बहुत सारी पेपर करेंसी जो है छापनी शुरू कर दी ताकि इतना बड़ा जो डेब्ट है उसे चुकाया जा सके। दिस लेड टू हाइपर इन्फ्लेमेशन एंड द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी। नतीजा क्या हुआ, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई और जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। Coupled with the humiliation of the foreign power occupying German territory and economic collapse, the German public held the new Weimar Republic responsible for the defeat in the World War I and accepting the disgrace at Versailles. अब
एक तरफ तो अपमान हुआ फॉरेन पावर के हाथों क्योंकि उन्होंने जो है जर्मन टेरिटरी को हथिया लिया, इकोनॉमी उनकी वैसे ही कोलैप्स कर रही थी। तो जो जर्मन पब्लिक थी उन्होंने पूरी तरह से ये जो नई वेमर रिपब्लिक थी इसको जिम्मेदार माना धार के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में, और जो उन्होंने वर्सेल्स पे एक तरह से डिसग्रेस होता है उसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए पूरी तरह से इस नई वेमर रिपब्लिक को जिम्मेदार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाजिज्म जो है वो क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए जर्मनी में 1930 तक। द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हैड चेंज्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जर्मनी। जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उससे जर्मनी का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो पूरी तरह से बदल चुका था। राइट फ्रॉम द बिगनिंग द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वाज बीसेट बाय प्रॉब्लम। शुरुआत से ही जब से वेमर रिपब्लिक एक तरह से उसका जन्म हुआ तब से ही प्रॉब्लम्स उसके साथ एक तरह से जुड़ गए। द हार्श वर्सेल्स ट्रीटी वाज अ सीरियस ब्लो टू द नेशनल प्रेस्टीज ऑफ द जर्मन्स एंड टू द इकोनॉमी। ये जो एक सबसे ज्यादा खराब उन्होंने वर्सेल्स ट्रीटी जो थी उसने बहुत बड़ा एक तरह से ब्लो लाया, एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया जो जर्मन्स थे उनकी अपनी प्रेस्टीज के लिए और साथ ही साथ उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी उसके लिए। The economic situation was worsened by the Great Depression of 1929, which had severely affected the already fragile German economy. अब एक तरफ तो आर्थिक सिचुएशन वैसे ही खराब थी, वो और ज्यादा बदतर हो गई जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 का। उसकी वजह से वैसे ही जर्मनी की इकोनॉमी चरमरा रही थी, वो और ज्यादा चरमरा गई। The inability of the Weimar Republic to remedy the situation only further influenced public sentiments. एक तरफ जो वेमर रिपब्लिक की नाकामयाबी थी या उनकी नाकाबिलियत थी कि वो इस सिचुएशन को नहीं सुधार पाए, उससे पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे वो और ज्यादा भड़क गए। The political scenario was not any better at the various political factions such as the communists and the socialists fought with each other that stalled any policy that would uplift the plight of the German people. Political scenario वो भी काफी अच्छा नहीं था, वो भी काफी खराब था। अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस के कारण, जैसे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे वो एक दूसरे से लड़ लिए, उसकी वजह से कोई भी ऐसी नीति नहीं आ सकी जिससे जो जर्मन के लोगों की एक व्यथा थी उसको जो है और बेहतर किया जा सके, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। It was in this background that Hitler would organize the fledgling nationalist socialist German Workers' Party, otherwise known as the Nazis Party, into a mass movement. अब यही सब जो बैकग्राउंड रही, इसी के कारण हिटलर ने जो है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है उसको लाया, ऑर्गेनाइज करी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से जाना गया मास मूवमेंट में। By implementing Nazi ideals, Hitler promised to undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people, promising economic security and to build a strong German nation free from all foreign influences and conspiracies. अब नाजी के जो विचार थे उन्होंने उसको लागू किया और हिटलर ने ये प्रॉमिस किया कि जो भी अभी तक वर्सेल्स के साथ अन्याय हुआ है वर्सेल्स ट्रीटी में उसको वो सही करेंगे, साथ ही साथ जर्मन पीपल की जो एक इज्जत है जो उसको दोबारा लाएंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सही करेंगे और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशन बनाएंगे जो पूरी तरीके से बाहरी प्रभावों से या जो षड्यंत्र है उनसे फ्री होगा। He found strong support among the German middle class who were threatened with destitution due to economic collapse that had shut down banks, businesses and factories. जर्मन मिडिल क्लास का हिटलर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला क्योंकि जो जर्मन मिडिल क्लास थी वो वैसे ही डरी हुई थी इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से, क्योंकि उसके कारण बैंक्स, बिजनेसेस, फैक्ट्री सब बंद हो गए थे। नाजी प्रोपेगेंडा along with Hitler's powerful oratory skills successfully portrayed Hitler as a savior and Nazism as the means to deliver the German people from the distress of living at the time of acute economic and political crisis. तो एक तरह से नाजी का ये जो प्रोपेगेंडा था जिसमें हिटलर की जो स्पीचेस थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, उनका बोलने का तरीका इस तरह से था कि उसमें जो है इस एक लोगों को मसीहा के तौर पे दिखने लग गए। नाजिम और हिटलर दोनों ही अब जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो जर्मन के जो लोग हैं उन जिस तरीके से वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं उससे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिटलर या नाजी का जो प्रोपेगेंडा है वो ही काम आएगा। What are the peculiar features of Nazi thinking? अब नाजी की जो सोच थी उसके मुख्य फीचर्स क्या हैं? The Nazi thinking was synonymous with Hitler's worldview.
नाजीज की जो थिंकिंग थी वो काफी हद तक हिटलर का जो एक वर्ल्ड को लेकर व्यू था उससे मिलती जुलती थी। द फीचर्स ऑफ थिंकिंग आर एज फॉलोज, कौन कौन से हैं? देयर वाज नो इक्वालिटी अमंग द ह्यूमन रेस, ओनली अ रेशियल हायरार्की with the blonde, blue-eyed Nordic German Aryans being at the top and the Jews being placed at the bottom level. उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन रेस में कोई समानता नहीं है, सिर्फ रेशियल हायरार्की है। जो कहते हैं ना, रंग के आधार पे रैंकिंग होगी। जैसे उनके ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आरियंस जो हैं वही टॉप पे रहेंगे, जबकि ज्यूज को उन्होंने सबसे नीचे रखा। All the other colored people were placed somewhere in between depending on their external features. और बाकी और जितने भी रंग के लोग थे उन सबको उन्होंने जो है बीच में रखा। डिपेंड करता है कि उनके बाहरी फीचर्स कैसे हैं। द अदर एस्पेक्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनरॉर्स्म और लिविंग स्पेस। एक और दूसरा पहलू जो नाजीज की आइडियोलॉजी का था वो था लेबनरॉर्स्म या लिविंग स्पेस। It was believed that new territories had to be acquired at the expense of the local population in order to enhance material resources and the power of German nation. इसके अनुसार जो नई टेरिटरीज थी अब उनको एक्वायर कैसे करेंगे? जो लोकल जनता है उसकी कीमत पर, ताकि अपने मटेरियल रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके और जर्मन नेशन की ताकत को बढ़ाया जा सके। They believe in the survival of the fittest, which was a twisted version of Charles Darwin's theory about natural selection. इनका किस में विश्वास था? चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। इन देयर वर्जन दे बिलीव दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस टू सर्वाइव व्हेल द वीक शुड पेरिश। और उनके अनुसार क्या था, मतलब जो उनका वर्जन था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सर्वाइव करेगी, जो वीक है वो खत्म हो जाएंगे। नाजी थिंकिंग पुट मच एम्फसाइज ऑन रेशियल प्योरिटी। और नाजी की जो सोच थी वो ज्यादा जोर रेशियल प्योरिटी पे देती थी। क्या मतलब है? This meant that anyone born with physical and mental disabilities was considered undesirable and impure. अगर कोई पैदा हुआ है जिसके साथ फिजिकल या मानसिक तौर पे कोई उसके में डिसेबिलिटी है तो उसको एक अनडिजायरेबल, मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इम्प्योर हो, ऐसे देखा जाएगा। Allowing their existence would only pollute the German race and hence they had no right to it. अगर हम उनको भी मौका देते हैं जिंदगी जीने का तो मतलब हम जर्मन रेस को पॉल्यूट कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है एग्जिस्ट करें। Along with Jews, Gypsies, Slavic and blacks were all considered subhuman and executed in large numbers under the shadow of World War II. Jews, Gypsies, Slavic और blacks इन सबको सबह्यूमन माना गया और साथ ही साथ इनको बहुत बड़ी संख्या में वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था, उसके अंडर में इन्होंने जो है सबको मार दिया। नाजीज बिलीव इन वॉर एंड एग्रेशन। नाजीज का किसमें विश्वास था? वॉर में, या जो एक एग्रेशन होता है, गुस्सा, ताकत, उसमें। Any notion of peace or related ideologies were considered weak by their standards. कोई भी ऐसा सिद्धांत जो शांति से संबंधित हो उसको उनका ऐसा लगता था कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काफी कमजोर है। They believed that world domination through war justified in proving the superiority of German race. और उनका ये मानना था कि दुनिया में अगर राज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के थ्रू हो सकता है, जिससे जर्मन रेस की जो सुपीरियरिटी है वो पता चलेगी। Explain why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews. नाजी का ये जो प्रोपेगेंडा था वो काफी हद तक असरदार साबित हुआ ज्यूज के खिलाफ नफरत जगाने में। कैसे? The Nazis were quite effective in using the propaganda to great effect. नाजीज जो हैं काफी ज्यादा अपने इस प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करने में असरदार रहे। They made propaganda films to fan hatred for Jews, with the most infamous being The Eternal Jew. इन लोगों ने फिल्म्स चलाई जिसमें ऐसी फिल्म्स बनाई जिससे ज्यूज के प्रति हेट्रेड डेवलप हो, खास तौर से जो इटर्नल ज्यू है उनके खिलाफ। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। जो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब कि इस तरीके के जो ज्यूज होते हैं रूढ़िवादी टाइप के, उनकी एक तरह से पहचान बन गई कि जब देखो ये ऐसे ही होते हैं, इन लोग ऐसे हैं, इनको जो है हमें नहीं चाहिए। They were shown with flowing beards, wearing kaftans, and were referred to as rats and vermin who fed off from the good Germans. उनको ऐसे दिखाया जाता था कि जैसे उनकी जो दाढ़ियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, कफ्तान पहनते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे माना जाता था जैसे रैट या वर्मिन्स के जैसे हैं जो अच्छे जर्मन्स पर रह के अपने को सरवाइव करा रहे हैं। Jews were also blamed for Germany's defeat in World War I, despite the fact that a large number of them served with distinction in the conflict.
ज्यूस को इसलिए भी ब्लेम किया गया कि वो जो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार हुई उसके लिए भी ज्यूस जिम्मेदार थे, जबकि फैक्ट ये था कि बहुत सारे जो उसमें से थे उन्होंने इस मतभेद में जो है एक तरह से सेवा करी थी। The propaganda by the Nazis effectively worked on the minds of the people, making use of the centuries of anti-Semitic feelings and tapping their emotions. एक तरह से जो नाजीज ने प्रोपोगेंडा फैलाया वो लोगों के दिमाग पर कारगर साबित हुआ, असरदार साबित हुआ, और उससे जो है उन्होंने जो इमोशंस थे उनको इतना ज्यादा भड़का दिया कि अब उनको ज्यूस से एक तरह से बिल्कुल नफरत सी हो गई। This turned their hatred and anger at those who blamed for all of Germany's past and present ills. तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो नफरत थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब जो भी जर्मनी में पहले हुआ या आज जो उसके साथ परेशानी हो रही है सबके लिए जिम्मेदार जो है ज्यूस को माना जाने लग गया। एंड द नाजीज वुड बी द रेमेडी फॉर ऑल दीज इल्स। और अगर अब ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, नाजीज उनके लिए एक तरह से जो होता है ना सॉल्यूशन के तौर पे देखे जाने लग गए कि अगर इन बुराइयों से पार पाना है या इन परेशानियों से तो नाजीज ही कर सकते हैं, और नाजीज ने ज्यूस के खिलाफ पूरी तरह से नफरत भर दी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी। अब वुमेन का क्या रोल था नाजी सोसाइटी में? रिटर्न टू चैप्टर 1 ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन इन टू पीरियड्स। फिर आप जो है चैप्टर 1 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस पे एक बार दोबारा लौटिए, दोनों का नाजी की सोसाइटी में रोल ऑफ वुमेन क्या था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो रोल ऑफ वुमेन क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। Women in Nazi society were relegated to housewives who were charged with holding the honor of the German race by limiting contacts with undesirables and raising as many pure-blooded children as possible. नाजी सोसाइटी के अंदर विमेन को बस सिर्फ ये देखा जाता था कि वो जो है एक हाउसवाइफ्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या काम है कि जर्मन रेस जो है उसका आपको ऑनर बचा के रखना है, आपको जो है और जो अनडिजायरेबल्स हैं यानी ज्यूज वगैरह हैं इनसे अपने कांटेक्ट नहीं बढ़ाने हैं, आपको बिल्कुल प्योर ब्लडेड जो चिल्ड्रन है उनको पैदा करके बड़ा करना है बस। Those who conformed to this role were given favorable treatment in hospitals, concession in shops, theater tickets and railway fares. जो इस रोल को मान लेता था उसको एक तरह से फेवर ट्रीटमेंट मिलता था कि उसके साथ मतलब उसको एक तरह से बेनिफिट दिया जाता है, हॉस्पिटल में, शॉप्स में कंसेशन मिल रहा है, थिएटर के टिकट्स दे रहे हैं, रेलवे टिकट्स दे रहे हैं। Despite Hitler's statement on women being the most important citizen, it did not apply to every woman. कहने को हिटलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि विमेन सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है, लेकिन हर एक विमेन पर ये अप्लाई नहीं होता था। Especially those who deviated from Nazi ideology, खास तौर से वो जो नाजीज की विचारधारा से थोड़ा अलग सोचते थे। Those that did risked public humiliation, loss of civic honor, loss of family, jail sentence and even death. अब जो लोग नाजी आइडियोलॉजी की एक तरह से खिलाफत करते थे उनको पब्लिक की ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ती थी, उनका जो अपना एक ऑनर है वो खत्म हो जाता था, फैमिली छिन जाती थी, जेल भेज दिया जाता था या मार दिया जाता था। This was in total contrast to the role of women in French Revolution. अब ये बिल्कुल ही ऑपोजिट था जैसा वुमेन का रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, where women led movements and fought for the right to education and right to equal wages as men. वहाँ क्या हो रहा था कि women जो है लड़ाई लड़ रही थी, मूवमेंट में हिस्सा ले रही थी, लड़ रही थी राइट टू एजुकेशन के लिए, राइट टू इक्वल वेजेस के लिए जैसे मैन को मिलती हैं। They could not be forced to marry against their will. उनको जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता था कि वो अपनी विल के खिलाफ किसी से भी शादी कर लें। They could also train for job, become artists or run small business. उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी जॉब्स की, वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, अपना छोटा सा बिजनेस भी चला सकती थी। Schooling were made compulsory for them and they could even hold property. उन लोगों के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी थी और यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी भी रख सकती। In what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? किन तरीकों से जो नाजी स्टेट था उसने ऐसा बनाया कि उसके सारे लोग जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाए। प्रेसिडेंट ऑफ द वेमर रिपब्लिक पॉल वॉन हिंडनबर्ग मेड हिटलर द चांसलर ऑफ जर्मनी। जो प्रेसिडेंट थे वेमर रिपब्लिक के पॉल वॉन हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। शॉर्टली आफ्टर अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द रेखस्टैग, द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। पर उसके कुछ ही दिन बाद जो है एक रहस्यमयी तौर पे आग लग गई रेखस्टैग में, जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग थी जर्मनी की। Blaming the act of arson on communists and other enemy of the state, Hitler passed the first fire decree in 1933, which suspended the civil rights like freedom of speech, press and freedom of assembly. अब ये जो आर्सन का एक्ट हुआ कम्युनिस्ट पे या और जो एनिमीज थे स्टेट के, उनका इल्जाम लगाते हुए हिटलर ने क्या किया,
पहला अपना फर्स्ट फायर डिक्री जो है उसको पास किया 1933 में, जिसमें उन्होंने जो भी सिविक राइट्स थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, सबको सस्पेंड कर दिया। Thus Hitler effectively started controlling the German population. तो एक तरह से जर्मन पॉपुलेशन पे अब उन्होंने अपना पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। Other measures he undertook to systematically dismantle democracy in Germany were, और उन्होंने वहां से कदम उठाए जिसने सिस्टमैटिक तौर पर जो एक डेमोक्रेसी थी जर्मनी के अंदर वो खत्म कर दी। The Enabling Act was passed which gave all powers to Hitler to sideline the parliament and rule by decree. जो Enabling Act उन्होंने पास किया उससे क्या हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग हिटलर ने पार्लियामेंट को साइड कर दिया, सारी पावर्स उनके पास आ गई, अब वो एक छत्र राज कर रहे थे। All political parties with the exception of the Nazi party were banned. कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी सिवाय नाजी पार्टी के, बाकी सब पार्टीज को बैन कर दिया गया। The members of these banned parties were either imprisoned, exiled or assassinated. और इन बैन पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको either जेल में डाल दिया, देश निकाला दे दिया या फिर उनको मार दिया। The communists were eradicated with the remaining members being sent to concentration camps. जो कम्युनिस्ट थे उनको एक तरह से पूरी तरह खत्म कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया, और जो बाकी बचे मेंबर्स थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस सच एज द SA, SS, SD एंड गेस्टापो वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वेज द नाजीज। कुछ खास तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस थी जैसे SA, SS, SD और गेस्टापो, इनको बनाया गया ताकि कंट्रोल कर सके, ऑर्डर कर सके सोसाइटी को उन तरीकों से जैसा नाजीज चाहते थे। These organizations were given extrajudicial powers, और इन organizations को थोड़ी extrajudicial powers दे दी गई। In school, children were taught to be loyal and submissive. स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको बिल्कुल एक तरह से कंट्री के प्रति लॉयल होना होगा, उसी के प्रति आपको जो है डिवोटेड होना होगा। They were also taught to hate Jews and worship Hitler. Jews से नफरत करनी होगी, हिटलर को वर्शिप करना होगा। Thus cultivating a personality cult in the process. इस तरह से बच्चों की जो पर्सनैलिटी थी वो एक तरह से डेवलप करी जाती थी। Nazi youth organizations like the Jungwoke or the Hitler Youth were created, where the youths were taught to hate democracy, communism, Jews and other undesirables. नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे जंगवोक, हिटलर यूथ, ये सब बनाई गई जहां यूथ को सिखाया गया कि आपको डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, ज्यूज या और जो अनवांटेड है उन सब से नफरत करनी है। तो ये था आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल आसा एजुकेशन।